नमस्कार। रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। अभी 11 जुलाई की यूएन की वो रिपोर्ट देख रहे थे जिसमें लिखा था कि आबादी के मामले में भारत अगले साल तक चाइना को पीछे छोड़ देगा। यानी अगले साल तक आबादी के मामले में हम विश्व गुरु हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ दूसरी खबर भी देखने को मिली जिसमें पाकिस्तान सरकार का स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर पटेल अपने देश के लोगों को सलाह दे रहा था कि पाकिस्तान की आबादी तेजी से बढ़ रही है, अगर किसी को ज़्यादा बच्चे चाहिए तो उन्हें उन देशों में जाकर बच्चे पैदा करने चाहिए जहां पर पहले से ही कम मुस्लिम रह रहे हो। ऐसा होने से बच्चे पैदा करने का शौक भी पूरा हो जाएगा और दूसरा उस देश में भी मुस्लिमों की संख्या बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा यार आप कोई ऐसे मुल्क में जाके इतने बच्चे पैदा करो ना जहां मुसलमान माइनॉरिटी में हो तो समझ में आता है। तो यहाँ तो हम लोग वैसे ही बोलते हैं माशाल्लाह। यानी एक तीर से दो शिकार पाकिस्तानी करना सोच रहे हैं। हम भले ही पाकिस्तान से कुछ ना सीखे, लेकिन पाकिस्तान के स्वास्थ्य मंत्री अब्दुल कादिर से तो सीख ही सकते हैं कि दूसरे देशों में जाकर भी हिंदुओं की संख्या बढ़ाई जा सकती है। हालांकि ये सब जगह और बयान का अंतर है। अगर हिंदुस्तान में हमारी सरकार का कोई मंत्री ये बयान दे देता तो हिंदुओं को यहाँ से जाकर उन देशों में बच्चे पैदा करने चाहिए जहाँ पहले से हिंदू कम है तो सांप्रदायिक हो जाता। अगर इसमें इस्लामिक देशों का नाम जुड़ जाता कि हिंदू जाकर ईरान, जॉर्डन, अफगानिस्तान, लीबिया, फिलिस्तीन में अपनी संख्या बढ़ाए तो महासांप्रदायिक हो जाता। लेकिन ऐसी रिपोर्ट के बावजूद भी यूएन की रिपोर्ट के बाद देश में बढ़ती जनसंख्या पर विचार विमर्श चल रहा है। कानूनों की मांग हो रही है क्योंकि देश में दो वर्ग है। एक वर्ग ने ट्रकों और बसों के पीछे लिखे स्लोगन छोटा परिवार, सुखी परिवार, बच्चे दो ही अच्छे का पालन किया, हिंदुओं ने परिवार नियोजन कर लिया। लेकिन दूसरे वर्ग ने इन बसों में सवारी तो खूब की लेकिन कभी इन फालतू के स्लोगन्स पर ध्यान नहीं दिया। शायद उनके लिए अब कानून चाहिए। कानून की मांग जायज भी हो सकती है क्योंकि अगर अब कानून नहीं बनाया तो 20 साल बाद वही लोग कानून बनाएंगे जिनके लिए अब कानून की मांग हो रही है। ये सच है, देश की जनसंख्या बढ़ रही है। भारत का आकार अब बढ़ा नहीं जा सकता। पहाड़ तोड़कर जमीन एकसार नहीं की जा सकती, न समुद्र का भराव भरकर कोई नई कॉलोनी बसाई जा सकती। हाँ, कुछ लोग चांद पर जरूर जमीन खरीद रहे हैं लेकिन ये सब कागजी जमीनी कल्पना है, सिर्फ न्यूज में आने का ढोंग है। वरना 2,500 रुपये एकड़ में खरीदी जमीन को वो कौन सा रोडवेज की बस में बैठकर माफ कराएंगे। तो विषय पर वापिस आते हैं। यानी ना अब धरती का आकार बढ़ाया जा सकता, ना मौजूद प्राकृतिक संसाधन बढ़ने वाले हैं। इस कारण सामाजिक चिंतक चेतावनी दे रहे हैं कि बढ़ती आबादी इंसानों के अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मसलन बढ़ती जनसंख्या कारण निवारण की जो बात आज भारत में हो रही है, कभी ऐसी बातें अमेरिका में भी खूब चली थी। तब वहां के चिंतक बैठे और सोचा अमेरिका की आबादी बढ़ रही है लेकिन बढ़ा कौन ना है। इसके बाद अमेरिकी लेखिका कैथरीन रामपाल ने वाशिंगटन पोस्ट में एक आर्टिकल लिखकर दुनिया के सामने सवाल ही बदल डाला। उसने पूछ लिया आबादी तो बढ़ रही है लेकिन किसकी। कैथरीन ने मुस्लिम प्रजनन दर से लेकर पश्चिमी देशों में मुस्लिम आवर्जन नीति समेत कई फैक्टर सामने रखे थे। सबसे पहले अगर जापान की बात करें तो 1874 के बाद से जापान में मौतें लगभग एक सदी में अब अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। जन्म दर गिर रही है। जन्म और मृत्यु दर के बीच एक व्यापक अंतर ने जापान को एक जनसांख्यिकीय संकट में डाल दिया है। आंकड़ों से समझिए, साल 2018-19 तक जहां जापान की जनसंख्या 12 करोड़ 57 लाख थी, अब जापान की जनसंख्या 12 करोड़ 39 लाख है। यानी पिछले 3 से 4 सालों में 18 लाख की गिरावट दर्ज की गई है। मसलन जहां दुनिया में बढ़ती जनसंख्या से चिंता है, वहां जापान में कम होती जनसंख्या पर चिंता प्रकट की जा रही है। अब अगर रूस की बात करें तो साल 1990 में रूस की जनसंख्या 14 करोड़ 75 लाख थी, जो साल 2020 के आंकड़ों में 14 करोड़ 59 लाख रह गई है। यानी पिछले 30 सालों में जहां पाकिस्तान और बांग्लादेश में पॉपुलेशन करीब दुगनी संख्या में बढ़ी, वहीं रूस में 16 लाख की गिरावट दर्ज की गई। इसमें कोरोना के बाद से विशेषज्ञ दावा कर रहे हैं कि सन 2025 तक रूस की आबादी 12 करोड़ 50 लाख और सन 2050 तक केवल 10 करोड़ रह जाएगी। भारत की बात करने से पहले एक बार यूरोप का हाल भी जान ले, फिर आसानी में से भारत का नक्शा भी समझ में आ जाएगा कि विश्व भर में आबादी किसकी बढ़ रही है और किसकी आबादी पर लगाम लगाए जाने की जरूरत है। साल 2018 अखबार द गार्जियन में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय संघ के मौजूदा सभी 28 देश, नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शरणार्थियों के लिए सीमाएं बंद कर दे, तब भी मुसलमानों की आबादी में बढ़ोतरी होगी। इसका कारण मुसलमानों की कम आयु वर्ग की आबादी और उच्च प्रजनन दर है।
यूरोप में मुसलमानों की औसत प्रजनन दर 2.6% है, जबकि गैर मुसलमानों की 1.6 है। दूसरा, यूरोप में अन्य धर्मों के मुकाबले मुसलमानों के अधिक बच्चे हैं। मुसलमानों के 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे 27% है, जबकि गैर मुसलमानों के 15% है। इस रिपोर्ट में मुस्लिम आबादी में पश्चिमी और पूरब के बीच स्पष्ट विभाजन को दिखाया गया था। अब अगर भारत की बात करें तो जहां यूएन से लेकर चीन तक बढ़ती जनसंख्या पर परेशान है, ऐसे में फिर सवाल है कि भारत में आबादी किसकी बढ़ रही है। अमेरिकी सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार 18वीं सदी में भारत की आबादी 12 करोड़ के आसपास रही होगी, ये कल्पना भर है। 1820 में भारत की आबादी 13.5 करोड़ के आसपास थी। 19वीं सदी तक भारत की आबादी ने 23 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया। 2001 में भारत की आबादी 100 करोड़ के पार चली गई। अभी भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास है। 2050 तक भारत की आबादी 166 करोड़ के आसपास होगी। यही नहीं, साल 2011 की जनगणना का चार्ट उठाकर देखें तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी 121 करोड़ से ज्यादा थी। इसमें भारत की कुल आबादी में 79.8% हिंदू और 14.2% मुस्लिम थे। इसके बाद ईसाई करीब 2.3% और सिख 1.7%। बाकी बौद्ध और जैन धर्म के मानने वालों की आबादी 1% से भी कम थी। लेकिन 2001 की तुलना में 2011 में भारत की आबादी 17.7% तक बढ़ गई थी। इस दौरान मुसलमानों की आबादी सबसे ज्यादा करीब 25% तक बढ़ी थी, जबकि हिंदू 17% से कम बढ़े थे। बाकी के बचे मत के लोग कम रफ्तार से ही बढ़े थे। अब आप मुस्लिमों की इस बढ़ती जनसंख्या का संबंध विश्व स्वास्थ्य संगठन के फर्टिलिटी रेट से जोड़कर देखिए। यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी एक महिला अपने जीवन काल में कितने बच्चों को जन्म दे रही है या जन्म दे सकती है। साल 1992-93 में पहला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था। उस समय हिंदू महिलाओं में फर्टिलिटी रेट 3.3, जबकि मुस्लिम महिलाओं में 4.4 था। यानी उस समय एक हिंदू महिला अपने जीवन काल में औसतन 3 बच्चे पैदा कर रही थी, जबकि मुस्लिम महिलाओं में दर 4-5 से ज्यादा थी। शायद आगे चलकर भारत भी इस समस्या का सामना करने जा रहा है, क्योंकि अमेरिका से लेकर जापान और यूरोप की तरह यहाँ भी समस्या समान है। हिंदुओं में एक तो शादी की दरें गिर रही है। आज अधिकांश युवा और युवतियां शादी को एक फालतू का झमेला समझकर प्रेम या लिव इन रिलेशनशिप जैसे रिश्तों को प्राथमिकता प्रदान कर रहे हैं। कुछ अनियमित नौकरी में फंसे होने के कारण शादी नहीं कर पा रहे हैं, तो कुछ शादी से पहले अधिक आर्थिक सुरक्षा चाहते हैं, यानी हम पैसा कमा लेंगे तब शादी करेंगे। यदि शादी हो भी गई तो 3 साल तक तो फैमिली प्लानिंग में निकाल दे रहे हैं। इसके विपरीत यदि सामाजिक और पारिवारिक दबाव में जो शादियां की जा रही है, उनमें फैमिली प्लानिंग के साथ एक बच्चे पर ही जोर दिया जा रहा है। इससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि निकट भविष्य में भारत में भी गैर मुसलमानों में बुजुर्गों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि होने वाली है। यानी इसके बाद मृत्यु दर बढ़ेगी और जन्म दर गिरेगी। क्योंकि भारत का संविधान देखिए, जहां गैर मुस्लिम लड़की 18 से 21 साल की उम्र में शादी योग्य समझी जाती है, वहीं पिछले महीने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की एकल पीठ ने एक अहम फैसला दिया था। फैसले के अनुसार 16 साल की मुस्लिम लड़की अपनी मर्जी से शादी करने के लिए स्वतंत्र है। अदालत ने इसके पीछे इस्लामिक कानून यानी शरीयत का हवाला दिया था। यानी जब तक गैर मुस्लिम लड़की शादी की सोचेगी, तब तक 16 साल की मुस्लिम लड़की 3 बच्चों की मां आगे चलकर बन चुकी होगी। अब भारत से बाहर देखिए, एक अमेरिकी अध्ययन के अनुसार यूरोप में अगले 20 सालों में मुसलमानों की आबादी 4.5 से 5 करोड़ हो जाएगी, जो यूरोप की आबादी का 6% होगा। यूरोप के कुछ हिस्सों में मुस्लिम आबादी का प्रतिशत दोहरे अंकों में हो जाएगा। फ्रांस और बेल्जियम में 2030 तक 10% से ज़्यादा मुस्लिम होंगे। अमेरिका में जो मुसलमानों की जनसंख्या दुगनी से अधिक हो जाएगी। यानी सन 2010 में अमेरिका में 26 लाख मुसलमान थे, जो सन 2030 में बढ़कर 62 लाख हो जाएंगे। इन सब आंकड़ों की माने तो जब जनसंख्या का यह विशाल बिंदु पूरे विश्व में फैलेगा, तब यह परिस्थिति पैदा होगी। तब विज्ञान को चुनौती के साथ साथ अन्य मतों पर भी सांस्कृतिक और धार्मिक हमलों में तेजी आने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो पहले ही कह रहे हैं। इस कारण आज भले ही यह मुद्दा राजनीतिक और धर्मनिरपेक्षता की आग में फेंक दिया जाए, पर वास्तव में यह भविष्य का राजनीतिक और धार्मिक रेखाचित्र खींचता दिखाई दे रहा है। ऐसे में सवाल बन जाता है कि देश में आबादी किसकी बढ़ रही है और सरकार को किन की आबादी पर लगाम लगानी चाहिए।